हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971553926 205। अच्छा, मैं बता रहा था आप लोग मुझे प्लीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं बस आज कुछ अपने बारे में बताना चाह रहा था, तो चलो कुछ बस आज एक गपशप ही सही है। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन मैंने कहा करवा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद शुएब ख़ान है। मैं कोहाट से मेरा ताल्लुक़ है और बाकी लाहौर में पला बड़ा। उसके बाद ये कि स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, बीएससी डबल मैथ्स एफएससी की हुई है। उसके बाद बीएससी डबल मैथ्स स्टैटिस्टिक्स किया हुआ मैंने और इसके बाद पीआईएम में जॉब की मैंने। पीआईए में 10-12 साल काम किया। अंटिल 1996 से लेकर 1999 तक मैंने 3 ईयर अप्रेंटिसशिप की है पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर। और फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद वहाँ पे 2007 तक मैंने जॉब की। मैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन था। उसके बाद फिर मैं एमिरेट्स एयरलाइन में आया। एमिरेट्स एयरलाइन में मैंने 2007 से लेकर ऑनवर्ड 2020 अगस्त तक जो है ना समझे मैंने वहाँ पे काम किया है। और वहाँ पे एज ए सर्टिफाइंग एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था, जस्ट लाइक इंजीनियर। और वहाँ पे मैं इन 3 मेरे ट्रेड थे: इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम, एवियोनिक्स और केबन के सिस्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टाइम पे जब मैं था तो साइनिंग अथॉरिटी थी मेरे पास और मैं डेली के 15 जहाज़ तक मैं रिलीज़ करता था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 777 भी थे और डबल डेकर 38 एयरबस A380 भी थे। और मेरे पास लाइसेंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के एवियोनिक्स का भी लाइसेंस है मेरे पास। और उसके अलावा मतलब इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के सिस्टम की अप्रूवल सिस्टम्स है मेरे पास। मेंटेनेंस अथोराइजेशंस थी कि एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से मैं ये जहाज़ सर्टिफाई कर सकता था, जिसमें एवियोनिक्स सिस्टम, केबन और आईएफई 3 सिस्टम मैं देता था। तो उस हवाले से अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मेरा इसके अलावा मतलब रेडियो, रडार, एवियोनिक्स सिस्टम, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, इसके अलावा केबन सिस्टम जो होता है फ़र्स्ट क्लास में और जो बिज़नेस क्लास में 777 बोइंग 777 और एयरबस A380 के अंदर जो सिस्टम है उन सब का मैं सर्टिफाइंग टेक्नीशियन था, लाइसेंस होल्डर था। मेरे पास B2 लाइसेंस भी है। वाल इस हवाले से अगर इंजीनियरिंग के वजह से किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा। कोविड की बाद मेरी जॉब ख़त्म हो गई थी वहाँ से और उसके बाद फिर मैंने रेस्टोरेंट एक खोला अजमान में, सना रेस्टोरेंट के नाम से। और उसके बाद अभी फिर कुछ 8 महीने पाकिस्तान गुजारे और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिकटॉक के ऊपर भी आ रहा हूँ, ये यूट्यूब के ऊपर भी हम चल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा सरसी सा तारुफ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस का भी नॉलेज है और इंजीनियरिंग का भी है। बिज़नेस के हवाले से मतलब जैसे मैंने बीएससी डबल मैथ स्टैटिस्टिक किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने पढ़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पार्शियली क्वालिफाइड हूँ और इसी लिहाज से फिर एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी था मैं। यहाँ का B2 लाइसेंस है मेरे पास, कैटेगरी A लाइसेंस है, जो कि ये जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी दुबई से मुझे मिले हैं। तो इंशाल्लाह अगर कभी उनका यूटिलाइजेशन अगर हुई तो वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखते हैं। तो कहने का मकसद है कि मेरे पास इंजीनियरिंग का भी नॉलेज है और बिज़नेस का भी नॉलेज है, ठीक है। तो उसके हवाले से ये भी मैं बता दूं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली के जब हम काफ़ी जहाज़ों पे काम करते थे लैंड मेंटेनेंस में, तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होती थी कि मतलब हम लोग ना हर तरह के जो है ना मतलब कानूनी पेचीदगियों से वाकिफ़ थे और कानूनी तौर पे जो है ना जहाज़ को हम रिलीज़ करते थे। तो उसमें हम ये जो भी डिफ़ेक्ट्स वग़ैरह आते थे, जो भी मेंटेनेंस डिफ़ेक्ट थे वो हम क्लियर करते थे जब एयरक्राफ़्ट आता था हमारे पास लाइन मेंटेनेंस में। तो इसी लिहाज से अभी यही बात है कि अभी अब जैसे मैंने इमिग्रेशन का काम कर रहा हूँ, मैं वीज़ा वग़ैरह यूरोप कनाडा के इमिग्रेशन वीज़ों के काम कर रहा हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मेरा वो नॉलेज है कि जो जिसकी बिहाफ़ के ऊपर जो है ना मैं ईज़िली ये काम कर पाता हूँ
क्योंकि मैंने जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया हुआ है, तो उसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ वगैरह पढ़े हुए हैं, टैक्सेशंस पढ़ी हुई है। तो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा और टैक्सेशन पढ़ी हुई, इसलिए एयर लेजिस्लेशन है। तो इस तरह आपको ये पेचीदगियाँ पता चल जाती हैं कि किस कंट्री में क्या किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती है वीज़ों के लिए, और वो चीज़ें हम इजीली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लेते हैं। इस लिहाज से ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप लोग मेरे थ्रू करवाएंगे, उसमें इंशाल्लाह एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि आपके साथ मतलब आपकी हर चीज़ को कानूनी तौर पे जो है ना उसका तज्ज़िया किया जाएगा, और तभी मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। यहाँ बाहर आप जहाँ से ये लोगों से आप डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, तो उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होने की वजह से ना काफ़ी नुकसानात होते हैं और आप लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे महफूज हाथों में हो, अच्छे लोग करेंगे और सही ईमानदारी के साथ करेंगे, तो आपके वीज़े कभी भी रिजेक्ट नहीं हो। या हमारे यहाँ लोग जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, ये अपने मफाद के लिए जो है ना लोगों के जो है उनके वीज़े ख़राब कर देते हैं, वो सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कितने भी कस्टमर आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वीज़े लगाए हैं, और उसके अंदर मेन चीज़ यही होती है कि हम झूठ नहीं बोलते, पता है सच बात करें, ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपकी क्या क्या, आप कितने पानी में हैं और आप किस तरह आप वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी कोई भी फ़ाइल वगैरह बनानी उसके किसी भी कंट्री के लिए उसका 3000 दिरहम तक ख़र्चा आता है। 1000 मेरी फ़ीस है और 2000 दिरहम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल का ख़र्चा आता है, उसमें एम्बेसी फ़ीस और बाकी सब ख़र्चे वगैरह आते हैं। तो ये सब चीज़ें पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो वो जो चीज़ें ना वो मुझे बेनिफिट देती है कि जो मैं आपको जो आपकी हेल्प कर सकूँ, तभी मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ, ताकि बेहतर तरीके से आपकी हेल्प कर सकूँ मैं, क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और मैं ये कानून की पेचीदगियों समझता हूँ कि नहीं, जब आप किसी यूरोप कनाडा कहीं भी जाते हैं, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें ज़रा सी भी आपकी जो गलती होती है उसकी वजह से जो है ना आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोग हैं, कोई मैक्सिको में रिफ्यूज़ हो गया, किसी का कनाडा में हो गया, किसी का यूके में हो गया। तो अगर आप मेरे थ्रू करेंगे तो मैं आपको सही तरीके से एटलीस्ट गाइड करूँगा। मतलब हमें ये नहीं होता लालच कि यार इससे हम पैसा कमा लें या मतलब गलत गाइड करके कर लें। तो इसी वजह से यहाँ इतने ज़्यादा ये दुबई के अंदर भी फ्रॉड हो रहे हैं, चीटिंग्स हो रही हैं। इसी वजह से मैं ज़्यादातर अभी जो है ना मैं डन बेसिस पे करूँ, क्योंकि मार्केट इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं चलता कौन लोग सही है कौन लोग गलत हैं। ये चीज़ हो गई। दूसरी जो है ना वो आप ये बात ज़हन में रखें कि ये वर्क परमिट फ्रॉड है बहुत ज़्यादा। इसमें वर्क परमिट जो होते हैं ना ये इस तरह नहीं होते जैसे दुबई में आप लोग वर्क परमिट में, जैसे दुबई में कोटा सिस्टम होता है, एक ही आदमी के पास 10 वीज़े हैं या 20 वीज़े हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जब बाहर फॉरेन कंट्री में यूरोप या कनाडा वगैरह में इनमें जब कोई वैकेंसी रेज़ होती है, तो वो लोग बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, ऐलान करते हैं कि भाई ये हमारे एक वैकेंसी है। पहले वो अपने कंट्री के अंदर चेक करते हैं और उसके बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि बाहर आउटसाइडर्स के लिए। तो इसके लिए फिर ये नहीं कि आप एक ही आदमी के पास 100 वैकेंसीज़ हों। तो वो उसके बाद फिर आप जो बंदा कैंडिडेट अगर ख़ुद किसी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देगा तो वो तो सही होता है, वो ठीक है। लेकिन किसी और के थ्रू आप ये किसी के जैसे दुकानदार के पास, पंसारी के पास चले जाएँ, कोई कहे मुझे 5 वीज़े दे दो, कोई 10 वीज़े दे दो, तो ये इसमें 99% फ्रॉड होता है। कभी भी इस तरह वीज़े वर्क परमिट नहीं मिलते। वर्क परमिट सिर्फ ऑफ़र लेटर होता है, उसमें कोई मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसमें वर्क परमिट जब आप होता है उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास जाता है। वीज़ा तो आपको गवर्नमेंट ने इशू करना है, जैसे यूरोप का वीज़ा हो या शेंजन का। तो वो लोग चेक करते हैं कि बंदा कैसे है, कंपनी कैसी है, और गवर्नमेंट की भी कई दफ़ा पॉलिसी होती है कि उन्होंने वीज़ा देना है कि नहीं देना। तो बहुत सी कंडीशन होती है वर्क परमिट के वक्त में। ये नहीं होता कि आपको वर्क परमिट मिल गया तो इसका मतलब आपको वीज़ा मिल गया। और ठीक है, तो उस लेकिन अगर ये चीज़ आप लोग समझ लेना अपने बात के, वर्क परमिट इसलिए फ्रॉड होने के ज़्यादा चांस है। ये इस तरह 10-10 20-20 वर्क परमिट दे रहे हैं, वो सिर्फ कागज़ होते हैं, ऑफ़र लेटर होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए ये पोलैंड के अंदर जैसे जो डिफरेंट कंट्री या पुर्तगाल के लिए ये लोग वर्क परमिट इतने छाप रहे होते हैं, तो बाद में वीज़े नहीं निकलते, क्योंकि गवर्नमेंट वीज़ा दे ना दे उनकी मर्ज़ी है। तो वो भी मतलब, और वो भी देखेगी कंपनी सही नहीं है तो वो कभी भी नहीं देगी वीज़ा। तो ये क्या गारंटी है कि आप लोगों ने जो वर्क परमिट आपके पास है वो गवर्नमेंट उसको वीज़ा देगी कि नहीं देगी। तो इसलिए ये वर्क परमिट फ्रॉड बहुत होता है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा वर्क परमिट पे शौक़ है
तो इसमें ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग ना डायरेक्ट खुद अप्लाई करें कंपनीज़ में, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा जिस कंट्री में इंटरेस्टेड है आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन्स होती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मार्केट में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है, कहीं फ़्रॉड हो रहा होता है वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म काफ़ी मैंने फ़्रॉड पकड़े भी हैं। कोई कहता है मैंने 10,000 दिए, कोई 20,000। इसीलिए इन सब, और उसके बाद विज़िट वीज़े के अंदर जैसे कोई बंदा जाता है उसको एयरपोर्ट से पकड़ा जा सकता है कि भाई उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या बहुत सी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, या उसकी इंग्लिश सही नहीं, या उसका गेस्चर सही नहीं है। लेकिन वर्क परमिट के ऊपर एक दफ़ा अगर गवर्नमेंट आपको वीज़ा दे दे तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि आपको एयरपोर्ट पर पकड़ मतलब मना कर दिया जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको वर्क परमिट दे दिया तो उसके बाद इसका मतलब उनकी तरफ से क्लियर है आप, तो वो क्यों आपको रोकेगी। लेकिन विज़िट वीज़े में तो ये भी होता है कि ना बंदे को इंग्लिश नहीं आती और उन्हें झूठे पे जाली पेपर लगा के वो जा रहा, तो वो एयरपोर्ट में उसको पकड़ा जा सकता है या उसको डिपोर्ट किया जा सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट वाले को कभी भी नहीं कर सकते। वर्क परमिट अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा मिल गया है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो आपकी वो समझे पक्की सॉलिड प्रूफ है। अलबत्ता इसीलिए मेरे पास अभी इतनी पोजीशन नहीं कि मैं ऑन रीच काम कर सकूं, और हम सिर्फ ज़्यादातर काम कर रहे हैं जो ये वर्क परमिट में, स्पेशली डन बेसिस पे, यानी जब आपको वीज़ा मिल गया तो बस उसके बाद जो है समझे कि वो आपका काम कंप्लीट हो गया, और यहीं तक हमारी गारंटी है। बाकी आगे देखें कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी किस्म की तो मैं हाज़िर हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी दुनिया पे नज़र है, पूरी दुनिया से लोग मुझसे राब्ते में हैं। तो इसलिए और कोई लोग अगर इसमें मेरे साथ देना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं हमारी टीम का, वेलकम। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा ये मेरे दूसरा मेरे पे ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम होता है कि जी मैं लाइक के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं कभी भी लाइक के लिए नहीं बनाता। आप मेरे जितनी वीडियोस उठा के देख लें, कभी मैंने कोई फ़ालतू वीडियो नहीं बनाई, कभी मैं कोई फ़ालतू बात नहीं करता, कभी मैं कोई फ़ालतू टाइम नहीं किसी का वेस्ट करता, ठीक है। अलबत्ता जो जो नई अपडेट्स आती रहती हैं तो वो नई अपडेट्स हम साथ साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ हो गई वर्क परमिट का। इसीलिए इसके अलावा डन ऑन रीच का जो है हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमने ऑन रीच पे जाना है, 1 हफ़्ते में जाना है। मेरा बस यही होता है कि भई आप लोग ना थोड़ा-सा प्लानिंग करके चलें, प्रॉपर पहले वीज़ा अच्छा लें, डेज़िग्नेशन अच्छा हो, उसका स्टेटस अच्छा हो, मैनेजर हो, सुपरवाइज़र, फिर 5-6 महीने, कम से कम 6 महीने का रखें ज़हन में कि 6 महीने प्रॉपर सैलरी डालें। उसमें बाकायदा बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों की बनाएँ, उसमें 3-4 कंट्री ट्रैवल करें, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। इसमें आप लोग इस सिस्टम का, ये कैसे सारा सिस्टम लाना है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये एक मतलब एक बहुत ये इसमें आपको मेरी मावनत चाहिए तो ठीक भी हाजिर हूँ। इसमें हमारे पास सॉरी, एक हमारे पास प्लानिंग है, पैकेज है 15,000 दिरहम वाली। अगर 15,000 दिरहम देगा ना तो हम उसको सारी प्रिपरेशन करके देंगे। फिर चाहे उसको यूरोप जाना है, कनाडा जाना है, ब्राज़ील जाना है, जिधर मर्ज़ी जाना है मैं भेज दूँगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ लोग क्या होता है, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं जी हमने फ़लाँ कंट्री कनाडा जाना है। तो ये तरीका सही नहीं है। आप लोग थोड़ा प्रॉपर होमवर्क करके आप काम करें। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब को आप मेरे सब्सक्राइब करें, साथ साथ फॉलो भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। तो क्योंकि टिकटॉक के ऊपर ना मुझे अर्निंग नहीं होती, मैं आपको सही बात बताऊं, तो यूट्यूब के ऊपर होती है, अर्निंग होगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप बाकी सब लोग भी जो टिकटॉकर्स हैं अगर वो सुन रहे हैं वो भी यूट्यूब साथ साथ चलाना शुरू करें। उसको भी वही जो वीडियो टिकटॉक पे डालते हैं यूट्यूब पे भी कर दें तो इंशाल्लाह उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो एक अच्छी अच्छी बात होती है वो करनी चाहिए, वो सदका जारिया होता है, ठीक है। तो अच्छी बात कभी भी नहीं छुपानी चाहिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब एमिरेट्स एयरलाइन में भी था, बहुत से उस टाइम मैं गया तो काफ़ी लोग जो थे सिर्फ टेक्नीशियन की तरह काम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया तो मैंने उनको फिर मैंने B2 लाइसेंस की मैंने गाइडलाइन दी उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से दोस्त मेरे ऐसे जो इंजीनियर बन चुके। वो मेरी अलग बात है कि मैं यहाँ कोरोना की वजह से मुझे निकाल दिया गया, पर अभी तक मैं वापस नहीं गया, और उसका मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से जो भी होता है तो शायद अल्लाह ताला मुझसे यहाँ पे कोई काम लेना चाहते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है और तो आप कुछ भी कहीं पे भी आप पीछे नहीं रह सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे यूरोप कनाडा जाना हो तो मैं 2 मिनट में जा सकता हूँ।
मैं जब एमिरेट्स एयरलाइन में सर्टिफाइंग टेक्नीशियन था, मैं तब भी कभी किसी कंट्री में नहीं गया, मेरा शौक़ ही नहीं है। मुझे बस यहीं पे शारजा दुबई के अंदर ही बस अपने लोग मिल जाते हैं, आप लोगों के साथ बातें हो जाती है, मेरे लिए यही बहुत है, मोर देन एनफ होता है। बाकी मैं शारजा अल-नादा में रहता हूँ, फ़िलहाल मेरा ऑफ़िस नहीं है, ऑफ़िस बन जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो मेरा ऑफ़िस एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मजमा हो जाता है, वहाँ मेरे बहुत माशाल्लाह आ जाते हैं मेरे फॉलोअर्स। टिकटॉक पे माशाल्लाह 72,000 फॉलोअर्स हैं, तो वो सब आते हैं तो फिर बहुत मजमा हो जाता है, तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं ऑफ़िस नहीं ले रहा, अगर ऑफ़िस लूँगा तो बड़ा बड़ा सारा लूँगा ऑफ़िस, ठीक है, बड़ा ऑफ़िस लूँगा। तो बाकी आप सब अहबाब से, दोस्तों से, सब भाई बहनों से, सबसे बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, कभी भी मायूस नहीं होने दिया। आप लोगों की दुआएं हैं, सब चीज़ें मेरे साथ बहुत मददगार हैं। आप लोगों की मतलब अप्रिशिएट करते हैं, तभी आप लोगों की दुआओं से मैं आगे चल रहा हूँ। बाकी पैसा आनी जानी चीज़ है, ये सब चीज़ आते रहते हैं। तो बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को अच्छी सर्विस दें। मतलब मेरा तरीक़ाकार होता है कि अगर मेरे पास 10 जगह से अगर काम मिल रहे हैं, मैं हर एक से काम लूँगा। मैं ख़ुद भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िनलैंड का और यूके का वीज़ा मैं विज़िट वीज़ा मैं 45 डेज़ में लगा सकता हूँ। 15,000 दिरहम का रेट है अभी उसका, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, तो वो अभी मैं लगवा रहा हूँ। किसी को भी लगवाना वो गारंटी के साथ इंशाल्लाह लगेगा। उसमें कोई ऐसे नहीं कि कोई चीज़ होगा, और अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान से भी लग सकता है, कहीं से भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन पेमेंट एडवांस है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन महफूज हाथों में, वो चाहे डन बेसिस पे हो, वो चाहे एडवांस पर हो, जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों की केयर करूँगा। और किसी ने वैसी फ़ाइल बनवानी हो तो किसी भी कंट्री के तो 3,000 दिरहम खर्चा आता है। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, ना मैं बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं काम करूँ, ज़्यादा मैं मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताता। दूसरा एक, हाँ, एक ये कनाडा के लिए इस महीने में एक नोमैड का जो है ना वो आया है, नोमैड है, एक डिजिटल नोमैड की एक वो वीज़ा मुतारिफ़ हुआ है कनाडा के लिए। वो लोग ये कि 6 महीने का विज़िट वीज़ा, जस्ट लाइक अ विज़िट वीज़ा होता है। वो 6 महीने का वीज़ा होता है, लेकिन उसमें आप रूम में काम कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अगर आपको कोई बाहर अच्छा काम मिल जाए तो आप 3 साल वाले वीज़े में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम खर्चे के अंदर है। अगर कनाडा के लिए जो लोग, ये स्पेशली ये जो लोग आईटी का काम करते हैं या रूम के अंदर रहने का काम करते हैं, तो वो लोग सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। डिजिटल नोमैड बोलते हैं इसको, ये नहीं है जस्ट लाइक जैसे बंजारा होता है ना, इस तरह की टर्मिनोलॉजी है ये नो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को उसमें भी अप्लाई करना चाहिए। और ये विज़िट वीज़े का भी मैंने बता दिया कि विज़िट वीज़े में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लवाज़मात ज़्यादा होती हैं, कंडीशन ज़्यादा होती हैं। वर्क परमिट में आपको वर्क बैंक स्टेटमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें इसलिए आप लोग वर्क परमिट, जो लोग तालीम के लिहाज से कमज़ोर हैं या इस तरह बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से कमज़ोर हैं, तो वो लोग वर्क परमिट में भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप लोग मेहनत करें, इंग्लिश अच्छी करें, साथ साथ बैंक स्टेटमेंट्स कोशिश करें बनाएं, ताकि जो है ना आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। बाकी मेरे पास जितने वीज़े हैं वो बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई यूएई में अगर नहीं है तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मेरा जो है ना, मैं बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पंक्चुअल हूँ, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से जो लोग मेरे जानते हैं, तकरीबन 18 घंटे की मैं डेली मैं मेहनत करता हूँ, 18 आवर्स ना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत मैं पहले पूरी ज़िंदगी करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा। तो उसमें अब रात पूरी मैं जागता रहता हूँ, तकरीबन फ़जर नमाज़ पढ़ के, और नमाज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, 5 वक़्त की पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं कि मतलब शोशा के लिए, इसलिए कि आप लोग भी पढ़ें। फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सोता हूँ, और फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं उठ जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के या थोड़ा रिफ़्रेश वगैरह होके, तो 2 बजे के बाद मैं कॉल्स वगैरह अटेंड करता हूँ। 2 से 5 आप कॉल्स करें, कोशिश करें। 5 से लेकर 9 बजे तक मुलाकात का टाइम है, जिन लोगों ने मिलना हो कोशिश करें उस टाइम में आके मिलें। अगर आगे पीछे होंगे तो भी मिल लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी 9 के बाद फिर उसके बाद फिर कॉल्स का टाइम होता है, कॉल्स करें, व्हाट्सएप करें, जवाब आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको रिप्लाई करूं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग रह जाते हैं, उसके लिए माज़रत है।
फिर उसके बाद रात को 11-12 के करीब 12 बजे के बाद लाइव में आता हूँ 1-2 घंटों के लिए। अभी तक मैं नहीं आ सका, अभी आज मैं बिज़ी था थोड़ा बहुत, बल्कि हमेशा टाइम का प्रॉब्लम ही रहता है। आप लोग भी बिज़ी रहें, बिज़ी रहने से आपके जो है आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग बाकी मैं आप लोगों के लिए मैं कोशिश, तो मैं बताया था कि मैं वेल क्वालिफाइड हूँ। तो आप लोगों की जितना मेरा इन चीज़ों के ऊपर नज़र है बहुत कम लोगों की है, ठीक है। तो मेरा काम है कि आप लोगों को अच्छे पैकेज लेकर आना, चाहे वो यूरोप हो चाहे कनाडा हो। कनाडा के लिए जैसे एक 45,000 वाला मेरे पास है डन बेस पे, एक 70,000 दरम पे है वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी। लेकिन अभी और भी हम देख रहे हैं कि आपका रेट भी और अच्छा किया जाए, फैसिलिटीज़ उसमें जैसे थोड़े कम्प्लिकेशन कम हो और कम पैसों में अच्छी सर्विस हो। इसके अलावा मैंने बताया कि 15,000 दरम अगर कोई भी देगा तो उसको मैं जिस कंट्री का बोले करेंगे, लेकिन उसको पहले 5-6 महीने हम अपने पास रखेंगे, उसको यूएई का वीज़ा लगा के देंगे, उसको खाना पीना रहना 5-6 महीने का हमारे पास होगा, उसी में उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह रेडी करेंगे और उसके बाद उसको जो है ना लोन वगैरह लेके उसको फिर जिस कंट्री में जाना होगा उसको भिजवाएंगे और उसी लोन के पैसों से उसका जो है ना वो उसका खर्चा पूरा होगा। लेकिन जब वो जाए तो जाके फिर वापस अपना ये लोन वगैरह रिटर्न कर दे, ठीक है। ये नहीं कि खा ले, रिटर्न करें, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। और बाकी मेरी कोशिश होती है सबके लिए, मैं बहुत दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला सबके हालात अच्छे करे। आप सब लोग कोशिश करें, ये टाइम है आप यूरोप कनाडा जाएं। कनाडा के वीज़े काफ़ी खुले हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन अपने आप को वेल प्रिपेयर करें। और ये ज़्यादातर जो लोग डन बेस कहते हैं ना, डन या ऑन रीच, प्रॉब्लम ये बेचारे अभी तो रेडी नहीं होते, नुकसान भी बहुत हो चुके हैं। तो पर मैं फुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, आप लोग भी कोऑपरेट करें मेरे साथ। और बाकी जो भाई मेरे यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी सब मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि जो है ना मैं और ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकूं। क्योंकि मुझे अर्निंग इस टाइम पे टिकटॉक से नहीं होती, तो मैं अब सोचूं चलो यूट्यूब से इतना कि चलो यहीं से थोड़ा बहुत हो जाए करें। और दूसरा मैं पठान हूँ, कोहाट से हूँ, ये तो मैं शायद बता चुका हूँ। तो दूसरा ना मतलब मेरी ये आदत नहीं कि हम किसी को लूटें या इस तरह का कोई हमारे जहन में नहीं होता। तो इसलिए काफ़ी टफ़ टाइम चैलेंजेस का मुझे सामना रहता है। और मैं मेरे अंदर वो नहीं है, बनावट नहीं है, मतलब ये चीज़ नहीं होती कि हम लोग दिखावा करें। ये मुझे जब दिखावा करना होगा दिखावा कर लेंगे, लेकिन मैं कभी भी दिखावा नहीं करता। ये नहीं कि मेरे पास अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोटेंशियल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत पोटेंशियल है, बहुत मेरे असर रसूख हैं, बहुत जगह मेरे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से मैं इस काबिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप लोगों के जो है ना वो सारे जो आपके जो जो टारगेट्स हैं वो मैं अचीव कर रहा हूँ। जितने यूरोप जाना हो, कनाडा, जहाँ कहीं जाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको करवा दूँगा। वहाँ उनके मैं इसके अलावा भी कोई किसी को एमिरेट्स से लैंड के हवाले से कोई एजुकेशन, कोई किसी को कोई मालूमात चाहिए, मैं हाज़िर हूँ। पीआईए में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब की है, तो चूँकि मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर ही था एक तरीके से। तो बाकी आप लोग दुआओं में याद रखें मुझे, और इंशाअल्लाह ताला बाकी आप लोग, मैं कोशिश करूँगा डेली यूट्यूब के ऊपर डेली की जो है ना अपडेट डालता रहूँ। तो इसमें यूट्यूब में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादातर मेरे साथ कोऑपरेट करें और ये हमारा सफ़र चलता रहेगा। तो लेकिन ये चीज़, मेरा मेन मकसद ये नहीं होता कि हर किसी को जॉब वीज़ा मिल जाए, ये भी होता है कि आप लोग आगाही आए, यानी आप लोग फ्रॉड का शिकार ना हो। आप कोशिश करें कि किसी को एडवांस ना दें, ठीक है, मेरे सिवा किसी को एडवांस ना दें, क्योंकि मैं तो आपके बीच में रहता ही हूँ। लेकिन बाहर कभी भी किसी को एडवांस ना दें, स्पेशली वर्क परमिट में किसी को भी एडवांस ना दें। ये सब फ्रॉड चल रहा है, 99% फ्रॉड है। और कनाडा के जो वीज़े हैं वर्क परमिट, वो 80-80 हज़ार, 90-90 हज़ार दरम की रेंज में है। तो ये जो 10-20 हज़ार बोलते हैं वो तो है ही फ्रॉड है सब। तो उसमें ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो सही लोग हैं। मैं ही नहीं कहता नहीं है, मैं कम 5% या 1% शायद वर्क परमिट सही हो, लेकिन 99% फ्रॉड है। इसलिए कहीं पे भी आप जा रहे हो, मेरे से कंसल्टेशन कर लें, मुझे चेक करवा लें, वेरीफाई करवा लें कि ये सही है या नहीं है। तो देखते हैं, बाकी उसमें अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कहीं पे भी किसी तरह भी मशवरा लेना, आप मशवरा ले सकते हैं हर तरीके से, बिज़नेस वीज़े में, स्टडी वीज़े में, किसी तरह का भी वीज़ा हो आप उससे मशवरा ले सकते हैं।
तो ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हम एक टीम वर्क की तरह काम करें ना, मतलब ये नहीं होता कि बस काम किया और ख़त्म, ये चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि मतलब मेरा ना मेरा कोई टाइमिंग ऐसी बड़ी अजीब सी है, बेढंगी सी है, क्योंकि मैं कभी भी टाइम को मैंने कभी भी वो कमज़ोरी नहीं बनाया। मतलब मैं फ्री स्टाइल में काम करता हूँ, दिन रात सुबह शाम मैं काम करता रहता हूँ। बस मुझे कुछ घंटे सोने के लिए चाहिए होते हैं, उसके बाद मैं उठता हूँ, फिर अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो जिन लोगों के साथ व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं होता वो कॉल कर लिया करें अर्जेंटली हो, वो नहीं होता लाइव में आके बात कर लें, वो नहीं होता तो कम से कम मेरी वीडियोस देख लें जो अपने, तो उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरी कोशिश होती है मैं हर बात ओपन करूं। और बाकी ये डन बेसिस के अंदर जो गारंटी का ये सिस्टम है, उसमें गारंटी चेक मुझे चाहिए होता है, सिक्योरिटी चेक, पासपोर्ट चाहिए होता है, और इसके अलावा थर्ड पार्टी कोई पार्टी हो तो वहाँ पे वो गारंटी दे दें। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनको इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन एक चीज़ मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए अच्छा करना है, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ों को मैं फ़ेस करूँगा। और बाकी ये कि गारंटी मंडी बहादुर में भी हमारे कुछ जाने वाले हैं, आप लोग वहाँ भी गारंटी दे सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें जब ये सब चीज़ें, बल्कि मैं काफ़ी कुछ अच्छे पैकेजेस और भी मैं लाने वाला हूँ इंशाल्लाह, वेरी वेरी सून मैं लेकर आऊँगा। आप लोगों से जो चीज़ें मिस हो जाती हैं, मैं डेली कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर एक अपडेट मैं दूँगा, उसके अंदर सारे वीज़ों की जो डिटेल होगी मैं दूँगा, जो मेरे पास हैं, जो करंट चल रहे हैं, जो ख़त्म हो गए हैं। फिर इसके बाद हम उनके ऊपर ये भी तज्ज़िया करेंगे कि कौन सा वीज़ा आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, मैं कभी भी फ्रॉड नहीं करता। अलबत्ता आगे से कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो जहाँ आ जाएँ वो काम रोक के दूसरी तरफ से शुरू कर लेते हैं। लेकिन मेन कोशिश ये होती है कि आप लोगों को अच्छी सर्विसेज दें। तो बस ये वीडियो लंबी होगी काफ़ी, मैंने कहा खुल के आपसे ना आज एक दिन बात कर लेंगे, और टिकटॉक के ऊपर तो इतनी बात करने का मौका नहीं मिलता। तो बाकी इंशाल्लाह आप सब मेरे दिल के करीब हो, आप लोग बिल्कुल प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मेरा इसी बात पे यकीन है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपको आर्जी तकलीफ़ होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। तो मैं इसी पॉलिसी पे होता हूँ, ना मैं गलत चलता हूँ, ना मेरी कोशिश होती कोई गलत चले मेरे साथ। तो इसी तरह काम करने का भी मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम साथ साथ आगे भी काम करेंगे। तो आप लोगों को ट्रस्ट करने का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें मिली आप लोगों से। कभी कभी आप लोगों के एक्सपेक्टेशन पूरा करना मुश्किल हो जाता है, तो उम्मीद है कि आप लोग फिर भी मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, सही है। तो दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।